नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ में नवंबर 2023 में विधानसभा चुनाव हैं, लेकिन जिस तरह के हालात निर्मित हो गए हैं, ऐसा लग रहा है कि चुनाव बस एक आध महीने में ही होने वाले हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अचानक से आक्रामक होकर एक के बाद एक आरोप लगा रही है, वहीं सीएम भूपेश बघेल टिकट को लेकर तीखी बयानबाजी कर रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल का 2 दिन में 2 बार बयान आया है टिकट को लेकर। पहले उन्होंने अपनी ही पार्टी के विधायकों को एक तरह से समझाइश दी और साथ में सांकेतिक रूप से चेतावनी भी दी कि काम करो वरना टिकट कट जाएगी। सीएम भूपेश बघेल का बयान जैसे ही आया, स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी को भी हमला करने का मौका मिल गया। लेकिन 2 दिनों के भीतर ही सीएम भूपेश बघेल ने ये टिकट वाला बयान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए भी दे दिया और उन्होंने बताया कि जिस तरह से गुजरात में टिकट काटी गई, जिस तरह से लोकसभा में टिकट काटी गई, वैसे ही छत्तीसगढ़ में कुल जमा 14 विधायकों की भी टिकट कट जाएगी। सीएम भूपेश बघेल ने सोच समझकर यह बयान दिया। इस बयान के भी गहरे अर्थ निकाले जा रहे हैं। दरअसल एक चर्चा चल रही है छत्तीसगढ़ में कि खासकर भारतीय जनता पार्टी में कौन रहेगा, कौन जाएगा और कौन नए लोगों को एंट्री मिलने वाली है। 90 सीटें हैं, 29 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, 10 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि छत्तीसगढ़ में मौजूदा समय में आरक्षण की जो राड़ छिड़ी है, उस पर भी सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला बहुत कुछ डिपेंड करता है। फिलहाल मामला राज्यपाल के पास है। एक तरफ सीएम हमला कर रहे हैं, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी पहले से कहीं ज़्यादा आक्रामक मोड में नजर आ रही है। सीएम भूपेश बघेल ने 2023 के लिए बहुत पहले से तैयारी कर रखी है। उन्होंने जिस तरह से खासकर किसानों को और ग्रामीण जनता को अपने पक्ष में करने के लिए धान का बढ़ा हुआ समर्थन मूल्य अपनी सरकार बनने के बाद से ही देना शुरू किया कि उसका आकर्षण इस कदर बढ़ा कि मौजूदा साल में 25,92,000 किसानों ने पंजीयन कराया है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इसमें 2,92,000 किसान नए हैं। इस वक्त दावा किया जा रहा है कि करीब 20,000 करोड़ का भुगतान भी हो चुका है और 95 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा धान की खरीदी भी हो चुकी है। मौजूदा सरकार के रणनीतिकारों को यह यकीन है कि सोशल इंजीनियरिंग और किसानों के समर्थन मूल्य जैसे तमाम वो मुद्दे हैं जिस वजह से 2023 में एक बार फिर सरकार रिपीट हो जाएगी। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों ने एक अलग ही किस्म की राजनीति प्रस्तुत की है। यह सरकार के विरुद्ध जिस तरह से एक के बाद एक आरोप लगाया जा रहा है, जिस तरह से घोटालों की बातें सामने आ रही है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जमीनी कार्यकर्ता धीरे धीरे एक्टिव होते जा रहे हैं, उससे लगता है कि अब लड़ाई और ज्यादा तेज होने वाली है। चुनावी जंग के मैदान में जो बिसात बिछाई जा रही है, उससे वो लड़ाई कितनी घमासान होगी यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन उससे पहले सीएम भूपेश बघेल की ओर से प्रदेश के तमाम कलेक्टर को जो एक पत्र जारी किया गया है, उससे भारतीय जनता पार्टी के अलावा कई हिंदूवादी नेताओं ने तीखा कटाक्ष किया है, अपना आक्रोश प्रकट किया है। दरअसल सीएम भूपेश बघेल 3 दिन पहले जब अपने विधायकों को समझाइश दे रहे थे कि उन्हें काम करना चाहिए, उनकी टिकट किस तरह से कायम रहेगी, जिस दिन ये बात कह रहे थे उसी दिन पूरे छत्तीसगढ़ के कलेक्टरों को एक लेटर दिया गया है कि कोई भी सांप्रदायिक उन्माद फैलाने वाली बात करेगा, यह ऐसा लगता है कि जिससे राज्य की सुरक्षा में कोई चूक होगी, इसके लिए राज्य पत्र में एक असाधारण अधिसूचना जारी की गई है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन में देख पा रहे हैं, ये वो सूचना है जिसके माध्यम से जिले के कलेक्टर को एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने के लिए फ्री हैंड कर दिया गया है। अब मैं आपको यहाँ एनएसए के बारे में बता दूं कि आखिर किस तरह से छत्तीसगढ़ के कलेक्टर इस कानून का पालन कर सकेंगे। दरअसल नारायणपुर में हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद सरकार को अधिकांश जिलों में ऐसी घटनाओं की साजिश के इनपुट मिले हैं। गृह विभाग ने पिछले दिनों असाधारण राजपत्र में एक अधिसूचना जारी करते हुए जिला कलेक्टरों को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी रासुका लगाने के लिए अधिकृत किया है। यही कारण है कि राज्य के सभी जिलों के कलेक्टरों, जिला मजिस्ट्रेट को आदेश दिया गया है कि वे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासुका की धारा 2 में मिली शक्तियों का प्रयोग करते हुए 1 जनवरी से 31 मार्च 2023 की अवधि तक इसका पालन
कर सकते हैं। यहाँ गौर करने वाली बात है कि यह आदेश 31 जिलों के लिए लागू किया गया है। इसमें शक्ति, गौरेला, पेंड्रा, मरवाई को इससे अलग रखा गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून वह कानून है जिसके अंतर्गत सरकार को किसी भी व्यक्ति को हिरासत में लेने का अधिकार है यदि वह संतुष्ट है कि उससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है या सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करने से रोकता है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को 12 महीनों तक हिरासत में रखा जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को उसके खिलाफ आरोप बताए बिना 10 दिनों तक हिरासत में रखा जा सकता है। व्यक्ति उच्च न्यायालय के सलाहकार बोर्ड के समक्ष अपील कर सकता है, लेकिन मुकदमे के दौरान वकील की अनुमति नहीं दी जाएगी। दरअसल राष्ट्रीय सुरक्षा कानून NSA को 27 दिसंबर 1980 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की ओर से लागू किया गया था। इसकी जड़ें औपनिवेशिक काल के दौरान है, यानी अंग्रेजों के समय से इसकी जड़ें कायम है। 1818 में बंगाल रेगुलेशन 3 को ब्रिटिश सरकार की न्यायिक कार्रवाई का सहारा लिए बिना सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए किसी को भी गिरफ्तार करने के अधिकार देने का अधिनियम किया गया था, जिसे बाद में 1919 में रोलेट एक्ट ने बिना किसी मुकदमे के कारावास की अनुमति दी। जलियांवाला हत्याकांड तो आपको याद होगा कि इसकी त्रासदी इन रोलेट एक्ट के विरोध के लिए एक सभा रखी गई थी जब जनरल डायर ने वहां पर नरसंहार किया था। आजादी के बाद 1971 में आंतरिक सुरक्षा रखरखाव अधिनियम यानी मीसा लागू किया गया, जिसे बाद में जनता पार्टी की सरकार ने 1977 में समाप्त कर दिया। लेकिन 1980 में इंदिरा गांधी ने NSA बनाकर उसे पूरे देश में लागू कर दिया। इस कानून का उपयोग राज्य और केंद्र की सरकारें कर सकती हैं। 2018 में मणिपुर के मुख्यमंत्री के खिलाफ एक पत्रकार किशोर चंद्र वामखेम ने फेसबुक में कोई पोस्ट डाली। उसके बाद 12 महीनों तक उसे रासुका के माध्यम से जेल में रखा गया। यही कारण है कि अब NSA के खिलाफ छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के रूप में मुखर होकर इसका विरोध कर रही है। राज्य सरकार के इस निर्णय के विरुद्ध विपक्ष की ओर से भारतीय जनता पार्टी के बृजमोहन अग्रवाल का एक बयान सामने आया है, जिसमें वे NSA का विरोध कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की सरकार अब छत्तीसगढ़ में इमरजेंसी लगाने की तैयारी कर रही है। 3 जनवरी 2022 को एक छत्तीसगढ़ राजपत्र में असाधारण अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें छत्तीसगढ़ के सभी 33 जिलों में कलेक्टरों को इस बात का अधिकार दिया जा रहा है कि वो किसी भी व्यक्ति के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही कर सकते हैं। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी अब डर गए हैं, घबरा गए हैं, वो तानाशाही पर उतर आए हैं और इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही करने का अधिकार बिना किसी कारण बताए और जिस प्रकार की उसमें उद्घोषणा की गई है वो भी आश्चर्यजनक है कि इसका निर्णय कौन करेगा जो अशांति पैदा करने की कोशिश कर रहा है। इसका निर्णय कौन करेगा कि राज्य सरकार को असुरक्षित करने की कोशिश की जा रही है। और ये पूरी तरह 1977 की 1975 की याद दिलाता है, जब इस देश में इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी। अब छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी इमरजेंसी थोपने का काम कर रहे हैं और ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। छत्तीसगढ़ की जनता इसको किसी भी प्रकार से स्वीकार नहीं करेगी। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने अपने विपक्ष का धर्म अपनाया और उन्होंने जो तीखी बयानबाजी की, उसके बाद अब बारी सीएम भूपेश बघेल की थी। सीएम भूपेश बघेल ने स्वाभाविक रूप से अपने उस निर्णय को सही ठहराते हुए विपक्ष के हमले का जवाब कुछ इस तरह से दिया। समय समय पर निर्णय लेना पड़ता है और जिस प्रकार से घटनाएं इस प्रकार से बढ़ी है और लोग जिस प्रकार से रिएक्ट किए हैं, तो कानून व्यवस्था बनाने के लिए अलग अलग धाराओं का अलग अलग समय प्रयोग किया जाता है। पूरे देश में लगा हुआ है, कोई बोल पाता है क्या? यहाँ तो ये है कि भाजपा के खिलाफ बोलो तो धर्मद्रोही हो जाते हैं, दिल्ली सरकार के खिलाफ बोलो तो राष्ट्रद्रोही हो जाते हैं। वहाँ बना हुआ है। बृजमोहन जी को तो यहाँ बोलने का मौका मिलता है, बचत जगह तो किसी को बोलने का मौका मिलता है क्या? बोले कि तुरंत उस इंटेलिजेंस से पहुँच जाती है। ये बात तो उनसे पूछना चाहिए कि क्या उनके कोई षड्यंत्र तो नहीं कर रहे थे जिससे वो डरे हुए हैं। गलत बात बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, मैं आंकड़े बार बार बोल रहा हूँ, मैं आंकड़े उपलब्ध करा देता हूँ किसके समय में चर्च बना है, किसके समय में ज़्यादा धर्मांतरण हुआ है। वो आंकड़े चाहें तो आप ले सकते हैं और तैयार बहस करने के लिए भी तैयार रहें। चुनावी वर्ष में सरकार को यह आशंका थी कि हो सकता है कि कुछ लोग तीखी बयानबाजी कर सांप्रदायिक माहौल खराब करें, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी या विपक्ष को हो सकता है। तो सरकार ने अपनी शक्तियों का
प्रयोग किया। कौन सही कौन गलत आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखिएगा। राष्ट्रबोध का जनमंच वस्तुतः आपकी आवाज है। ये वो जनमंच है जो राजनीति की शुचिता के लिए लगातार सक्रिय है। हम चाहेंगे कि यदि आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और आपकी हर राय हमारे लिए एक बहुमूल्य मार्गदर्शन होती है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है आप हमारे साथ बने रहें और कमेंट बॉक्स में जाके अपनी राय जरूर दें। आज के अंक के लिए इतना ही। आगे जल्द ही मेरी आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।